बच्चों, आज की कक्षा हिंदी इलेक्टिव की कक्षा है। आज हम लोग असगर वजाहत द्वारा रचित पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के अंतर्गत 4 लघु कथाएं दी गई है। शेर, पहचान, 4 हाथ और साझा। तो चलिए, कथा का आरंभ करने से पहले हम इसके लेखक असगर वजाहत के जीवन परिचय के बारे में थोड़ा अध्ययन कर लें। असगर वजाहत का जन्म फतेहपुर, उत्तर प्रदेश में 1946 ईस्वी को हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा फतेहपुर में हुई तथा विश्वविद्यालय स्तर की पढ़ाई उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से की। सन 1955-56 से ही असगर वजाहत ने लेखन का कार्य प्रारंभ कर दिया। यानी लिखने का कार्य उन्होंने कब से शुरू किया? 55 और 56 ईस्वी से। प्रारंभ में अर्थात शुरुआत में उन्होंने विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में लेखन कार्य किया। बाद में वह दिल्ली के जामिया मिल्लिया विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य करने लगे, यानी शिक्षक के रूप में वहाँ कार्य करने लगे। वजाहत ने कहानी, उपन्यास, नाटक तथा लघु कथा तो लिखी ही है, साथ ही उन्होंने फिल्मों और धारावाहिकों के लिए भी पटकथा लेखन का काम किया। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं दिल्ली पहुंचना है, स्विमिंग पूल, और सब कहाँ कुछ, आधी बानी, मैं हिंदू हूँ, फिरंगी लौट आए, इन्ना की आवाज़, वीर गति, समीधा, जिस लाहौर में नहीं देखिया तथा अकी, सबसे सस्ता गोश्त का संग्रह और रात में जागने वाले, पहर दोपहर तथा 7 आसमान, कैसी अग्नि लगाई आदि प्रमुख है। असगर वजाहत की भाषा में गंभीर यानी गंभीरता, सबल भाव अभिव्यक्ति, सबल मतलब सशक्त, मजबूत, भाव की अभिव्यक्ति, यानी जो कुछ वो कहना चाहते हैं उसकी अभिव्यक्ति, उसको व्यंजित करना, उसको प्रकट करना, एवं व्यंग्यात्मकता है। मुहावरों तथा तद्भव शब्दों के प्रयोग में, मुहावरा आप लोग जानते हैं, मुहावरा कहा जाता है, तथा तद्भव मतलब जो संस्कृत से आए हुए हिंदी के शब्दों के प्रयोग में उसमें सहजता एवं सादगी आ गई है। असगर वजाहत ने गजल की कहानी वृत्त चित्र का निर्देशन किया है तथा बूंद बूंद धारावाहिक का लेखन भी किया है। शेर, पहचान, 4 हाथ और साझा नाम से उनकी 4 लघु कथाएं दी गई है। शेर प्रतीकात्मक और व्यंग्यात्मक लघु कथा, प्रतीक के माध्यम से कही गई और व्यंग के द्वारा बयान की गई लघु कथा है। शेर व्यवस्था का प्रतीक है, जिसके पेट में जंगल के सभी जानवर किसी न किसी प्रलोभन के चलते समाते जा रहे। प्रलोभन अर्थात लालच। ऊपर से देखने पर शेर अहिंसावादी, न्यायप्रिय और बुद्ध का अवतार प्रतीत होता है, पर जैसे ही लेखक उसके मुंह में प्रवेश ना करने का इरादा करता है, शेर अपनी असलियत में आ जाता है और दहाड़ता हुआ उसकी ओर झपटता है। तात्पर्य यह है कि सत्ता तभी तक खामोश रहती है जब तक सब उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। जैसे ही कोई उसकी व्यवस्था पर उंगली उठाता है या उसकी आज्ञा मानने से इनकार करता है, वह खूंखार उठती है और विरोध में उठे हुए स्वर को कुचलने का प्रयास करती है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने सुविधा भोगियों, छद्म क्रांतिकारियों, अहिंसावादियों और सह अस्तित्ववादियों के ढोंग पर भी प्रहार किया। पहचान में राजा को बहरी, गूंगी और अंधी तथा अंधी प्रजा पसंद आती है। राजा को कैसी प्रजा पसंद आती है? बहरी, गूंगी, अंधी प्रजा पसंद आती है, जो बिना कुछ बोले, बिना कुछ सुने और बिना कुछ देखे उसकी आज्ञा का पालन करती रहे।
कहानीकार ने इसी यथार्थ की पहचान कराई है। भूमंडलीकरण और उदारीकरण के दौर में इन्हें प्रगति और उत्पादन से जोड़कर संगत और जरूरी ठहराया जा रहा है। इस छद्म प्रगति और विकास के बहाने राजा उत्पादन के सभी साधनों पर अपनी पकड़ मजबूत करता जाता है। वह लोगों के जीवन को स्वर्ग जैसा बनाने का झांसा देकर अपना जीवन स्वर्ग में बनाता है। वह जनता को एकजुट होने से रोकता है और उन्हें भुलावे में रखता है। यही उसकी सफलता का राज है। चार हाथ पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों के शोषण को उजागर करती। पूंजीवादी भांति भांति के उपाय कर मजदूरों को पंगु बनाने का प्रयास करते हैं। यानी वो चाहते हैं कि कम से कम लागत में किस तरह ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाए जाएं। वे उनके अहम और अस्तित्व को छिन्न भिन्न करके नए नए तरीके ढूंढते हैं, अतः उनकी अस्मिता ही समाप्त कर देते हैं। अस्मिता मतलब पहचान। मजदूर विरोध करने की स्थिति में नहीं है, वे मिल के कल पुर्जे बन गए, यानी मशीन बन गए। लाचारी में आधी मजदूरी पर भी काम करने के लिए तैयार है। मजदूरों की यह लाचारी शोषण पर आधारित व्यवस्था का पर्दाफाश करती है, यानी उसकी पोल खोलती है। साझा में उद्योगों पर कब्जा जमाने के बाद पूंजीपतियों की नजर किसानों की जमीन और उत्पाद पर जमी। गांव का प्रभुशाली वर्ग भी इसमें शामिल है। वह किसान को साझा खेती करने का झांसा देता है और उसकी सारी फसल को क्या करता है, हड़प लेता है। किसान को पता भी नहीं चलता और उसकी सारी कमाई हाथी के पेट में चली जाती। वह हाथी और कोई नहीं, समाज का धनाढ्य यानी धनी वर्ग और प्रभुशाली वर्ग है, जो किसान को धोखे में डालकर उसकी सारी मेहनत को क्या कर लेता है, गड़प कर जाता है। यह कहानी आजादी के बाद के किसानों की बदहाली का वर्णन करते हुए उसके कारणों की पड़ताल करती। क्या कारण है जो आज के किसान की स्थिति इतनी बदहाल होते जा रही। तो चलिए पहली लघु कथा शेर का अध्ययन करते हैं। यहाँ लेखक कहते हैं, मैं तो शहर से या आदमियों से डरकर जंगल इसलिए भागा था कि मेरे सिर पर सींग निकल रहे थे और डर था किसी न किसी दिन कसाई की नजर मुझ पर जरूर पड़ जाएगी। यहाँ लेखक खुद को एक संभ्रांत और जागरूक नागरिक के रूप में पेश करता है और उसे लगता है कि कहीं न कहीं जो हमारे देश की सामाजिक दुर्व्यवस्था है उसके विरुद्ध वो खड़ा हो रहा है, उसके विरुद्ध वो उंगली उठा रहा है। यही कारण है कि कसाई स्वरूप जो सत्ताधारी वर्ग के लोग हैं उनकी नज़र अगर उस पर पड़ गई तो उसकी खैर नहीं। यही कारण है कि वह शहर से भागकर जंगल जाता है, यानी दूसरे समाज में जाता है। दूसरी सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत वह अपनी जिंदगी जीना चाहता है। जंगल में मेरा पहला दिन था जब मैंने बरगद के पेड़ के नीचे एक शेर को बैठे हुए देखा। उसने क्या देखा कि जंगल में एक बरगद के पेड़ के नीचे एक शेर बैठा हुआ। यह शेर लेखक के नज़र में सत्ताधारी वर्ग के नेताओं का प्रतीक है, जो पूरे सामाजिक व्यवस्था पर अपना प्रभुत्व, अपना अधिकार जमाए हुए। शेर का मुंह खुला हुआ था। शेर का खुला मुंह देखकर मेरा जो हाल होना था वही हुआ, यानी वो डर गया। वो डर गया क्योंकि सत्ताधारी वर्ग के लोग, सामाजिक दुर्व्यवस्था के जो जिम्मेदार हैं, वो अपनी स्वार्थपरता से लोगों के सारे सुख को लील जाना चाहते हैं, यहाँ तक कि उनकी जिंदगी तक को भी खत्म कर डालना चाहते हैं। यह देखकर लेखक डर गया। यानी मैं डर के मारे एक झाड़ी के पीछे छिप गया। मैंने देखा झाड़ी की ओट भी गजब की चीज। एक झाड़ी की ओट भी बहुत महत्व की वस्तु है, ऐसा उसने महसूस किया। अगर झाड़ियां ना हो तो शेर का मुंह ही मुंह, और फिर उससे बच पाना बहुत कठिन हो जाएगा। कुछ देर बाद मैंने देखा जंगल के छोटे छोटे जानवर एक लाइन से चले आ रहे हैं और शेर के मुंह में घुसते चले जा रहे हैं। शेर बिना हिले डुले, बिना चबाए जानवरों को गटकते जा रहा है। यानी ये व्यवस्था के जो सामाजिक दुर्व्यवस्था के प्रतीक ये सत्ताधारी वर्ग के जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, जनता के सुखों को, जनता
कि जिंदगी को लीलते जा रहे हैं बगैर किसी संकोच के। यह दृश्य देखकर मैं बेहोश होते होते बचा। अगले दिन मैंने एक गधा देखा जो लंगड़ाता हुआ शेर के मुंह की तरफ चला जा रहा था। मुझे उसकी बेवकूफ़ी पर सख्त गुस्सा आया और मैं उसे समझाने के लिए झाड़ी से निकलकर उसके सामने आया। मैंने उससे पूछा, तुम शेर के मुंह में अपनी इच्छा से क्यों जा रहे? उसने कहा, वह हरी घास का एक बहुत बड़ा मैदान है। वहाँ हरी घास का एक बहुत बड़ा मैदान है। मैं वहाँ बहुत आराम से रहूंगा और खाने के लिए खूब घास मिलेगी। यहाँ लेखक का संकेत उन सत्ताधारी वर्ग के नेताओं के प्रलोभनों की ओर है। ये प्रभुशाली वर्ग के लोग जब सत्ता में आने से पहले प्रजागण को तरह तरह से, जनता को तरह तरह से प्रलोभन देते हैं और बताते हैं कि सत्ता में आते ही मैं उनके जीवन को सुखमय बना दूंगा। इसी प्रलोभन के चलते गधा शेर के मुंह में जा रहा था, क्योंकि कहीं न कहीं उसे यह प्रलोभन दिया गया था कि शेर के पेट में हरे घास का मैदान है जिसमें वह आसानी से रह सकेगा, आराम से रह सकेगा और खाने के लिए खूब घास मिलेगी। मैंने कहा, वह शेर का मुंह है। उसने कहा, गधे वह शेर का मुंह जरूर है, पर वहाँ है हरी घास का मैदान। इतना कहकर वह शेर के मुंह के अंदर चला गया। यहाँ की जनता जो होती है वो मूर्ख होती है। उसे पता नहीं होता है कि वह खुद अपने विनाश का कारण वो खुद है। वह झूठी प्रलोभन के चक्कर में अपनी जान तक गवा देता है। फिर मुझे एक लोमड़ी मिली। मैंने उससे पूछा, तुम शेर के मुंह में क्यों जा रही हो? उसने कहा, शेर के मुंह के अंदर रोजगार का दफ्तर है। मैं वहाँ दरख्वास्त दूंगी, फिर मुझे नौकरी मिल जाएगी। यानी तरह तरह के लोग और तरह तरह के प्रलोभन, परिणाम सिर्फ एक, जनता की दुर्गति। मैंने पूछा, तुम्हें किसने बताया? उसने कहा, शेर ने। और वह शेर के मुंह के अंदर चली गई। फिर एक उल्लू आता हुआ दिखाई दिया। मैंने उल्लू से भी वही सवाल किया। उल्लू ने कहा, शेर के मुंह के अंदर स्वर्ग। मैंने कहा, नहीं, यह कैसे हो सकता है? उल्लू बोला, नहीं, यह सच है और यही निर्वाण का एकमात्र रास्ता है। निर्वाण मतलब मुक्ति का एकमात्र रास्ता है। वह रास्ता कौन सा है? शेर का मुंह। वहीं से वही रास्ता जो है स्वर्ग की ओर जाता है। और उल्लू भी शेर के मुंह में चला गया। अगले दिन मैंने कुत्तों के एक बड़े जुलूस को देखा, जो कभी हंसते गाते थे, कभी विरोध में चीखते चिल्लाते थे। उनकी बड़ी बड़ी लाल जीभें निकली हुई थी और सब दुम दबाए हुए थे, अर्थात डरे हुए थे। कुत्तों का यह जुलूस शेर के मुंह की तरफ बढ़ रहा था। मैंने चीख कर कुत्तों को रोकना चाहा, पर वे नहीं रुके। उन्होंने मेरी बात अनसुनी कर दी और वे सीधे शेर के मुंह में चले गए। यह लेखक मुट्ठी भर बुद्धिजीवियों का प्रतीक है, जो जनता को मूर्ख बनने से बचाना चाहता है, जो जनता के सुखों से, जो सत्ताधारी वर्ग के लोग जनता को सुखों से वंचित कर रहे हैं, उससे उन्हें बचाना चाहता है, उनके जान को बचाना चाहता है, उनकी जिंदगी को बचाना चाहता है, पर उनकी बात कोई सुनने वाला नहीं। कुछ दिनों बाद मैंने सुना शेर अहिंसा और सह अस्तित्ववाद का बड़ा जबरदस्त समर्थक है। यानी सब कोई मिलजुल कर खुशी खुशी रहें और अहिंसावादी प्रवृत्ति के साथ रहें, इसका वो समर्थक हो गया है। इसलिए जंगली जानवरों का शिकार नहीं करता। मैंने सोचने लगा, शायद शेर के पेट में सारी चीजें हैं जिसके लिए लोग वहाँ जाते हैं। और मैं भी एक दिन शेर के पास गया। शेर आंखें बंद किए पड़ा था। उसका स्टाफ ऑफिस का काम निपटा रहा था। मैंने पूछा, क्या यह सच है कि शेर साहब के पेट के अंदर रोजगार का दफ्तर है? बताया गया यह सच है। मैंने पूछा, कैसे? बताया गया सब ऐसा मानते हैं। मैंने पूछा, क्यों, क्या प्रमाण है? बताया गया, प्रमाण से अधिक महत्वपूर्ण विश्वास। यह लेखक यह कहना चाहता है कि लोग किसी बात का प्रमाण न ढूंढकर सिर्फ विश्वास के बल पर अपना अहित कर डालते हैं, और यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है। मैंने कहा, और बाहर जो रोजगार का दफ्तर है
बताया गया वो मिथ्या है, वो झूठ है, वो छल है। मैंने कहा तुम लोग मुझे उल्लू नहीं बना सकते। वह शेर का मुंह है। शेर के मुंह और रोजगार के दफ्तर का अंतर मुझे मालूम, क्योंकि लेखक बुद्धिजीवी है। उसे पता है कि विश्वास से ज़्यादा प्रमाण जरूरी होता है, और ये लोग प्रलोभन के द्वारा उसे उल्लू नहीं बना सकते। यह शेर का मुंह है, इसमें जाने से इंसान का अहित होगा, और वह शेर के मुंह और रोजगार के दफ्तर का अंतर उसे मालूम है, इसलिए वह इसके अंदर नहीं जाएगा। मैं इसमें नहीं जाऊंगा। पाठ के शेष भाग का अध्ययन हम इस वीडियो के अगले भाग में करेंगे।